देखिए, अरविंद केजरीवाल को तानाशाही नहीं चाहिए, इसकी मोदी की। लेकिन अरविंद की तानाशाही को उसको वो चाहिए, उसको उसकी पार्टी के लोगों को पूछ के देखिए। तो आम आदमी पार्टी का कोई आम नहीं रहा। और हालांकि मेरा जो इसमें आपने जो जिक्र किया, मैंने कई बार बोला भी है इसमें, लेकिन मैं विदेश में था किसी काम से, तो वहां पर अन्ना हजारे का फोन आया और तब ये दिल्ली का आंदोलन खत्म हो चुका और दिल्ली के आंदोलन का जुनून मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इससे मेरा नाता इस तरह से जुड़ जाएगा। और मैंने उसके साथ अपनी टिप्पणी लिखी है 2011 में। ये आंदोलन एक नासूर है और ये संघ प्रणीत है और अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से आरएसएस के साथ मिला हुआ है और अरुण जेटली इस आंदोलन के शिल्पकार है और विवेकानंद फाउंडेशन। ये उस वक्त मैंने लिखा सर कि केजरीवाल का आंदोलन, जिसमें मैं था नहीं, पूरी तरह से संघ का आंदोलन था और जो संघ से निकले थे वो संघ में गए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पैसे के ऊपर से अन्ना के गांव में झगड़ा हुआ था सर। अन्ना का ये कहना था मेरा इमेज यूज करके आपने पैसा कमाया है, उसका हिसाब दो। और केजरीवाल का कहना था सारा संगठन, सारा ये हमें संघ ने मदद की है, जेटली ने मदद की है, विवेकानंद फाउंडेशन ने मदद की है, सबका हिसाब किताब होगा, आपको ऐसा नहीं दे सकते। मुझे उस वक्त भी लगा था कि प्रशांत भूषण इन सब में कमजोर कड़ी है और वो इससे कन्विंस नहीं है कि ये तानाशाही जो चल रही है उससे कमजोर कड़ी है, जो इनसे मतलब कहने का मतलब कि सबसे मजबूत है वो, सबसे मजबूत है एक्चुअली लोकतंत्र के लिए। वो उनके लिए उनके मन में आस्था है, ये पता चल रहा। और अरविंद केजरीवाल जो शाही तरीके की जीवन शैली में जी रहे हैं, उसी को विरोध करके उन्होंने सारा आंदोलन खड़ा किया था और वो नहीं करेंगे इसलिए बच्चों की कसम खाई। इससे झूठ क्या हो सकता है सर? मैं ये कहता हूं कि उनकी जेल गए वो मनीष सिसोदिया और अन्य कई लोग, वो भी मैटर जो है ना सर, वो पैसे का है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज हमारी अदालत में, आपकी अदालत आज मैं लगा रहा हूं और आज हमारी अदालत में हाजिर हैं राजू परुलेकर भाई। राजू भाई उन लोगों में से हैं जो लोग आम आदमी पार्टी वाले आंदोलन में, अन्ना वाले आंदोलन में शामिल हुए थे और पूरी ताकत के साथ बहुत कुछ छोड़कर शामिल हुए थे और सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। मैं कई बार सोचता हूं कि मान लीजिए राजू भाई जैसे लोग या योगेंद्र यादव जैसे लोग या प्रशांत भूषण जी हैं वो होते, या प्रोफेसर आनंद कुमार होते, संजय है, मैं गिनाते जा सकता हूं कि कितने नाम हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई राज्यसभा में होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको खरीदने के बारे में सोच भी पाती? मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा राजू भाई, आप लोग एक सपना लेकर आए थे, वो सपना इस देश के लिए सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ और पंजाब में अब यह हालत है कि बीजेपी के पास 2 विधायक हैं, 7 राज्यसभा मेंबर हैं, जिसमें से 4 या 5 सेठ जी लोग हैं, प्योर सेठ जी लोग हैं, जिनके यहाँ ईडी पहुंचती है और कहते हैं सर कहां साइन करना है बताओ, पैसे रुपए में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, धंधा चलते रहना चाहिए, कहां साइन होना है बताओ। और साथ में राघव चड्ढा जैसे लोग। राघव चड्ढा का एक वीडियो वायरल हो रहा था राजू भाई। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। तो इस वीडियो में कह रहे हैं हमारे राघव चड्ढा जी की ऐसी कोई रकम आज तक पैदा नहीं हुई है जिससे मुझे खरीदा जा सके आम आदमी पार्टी से। तो क्या दिक्कत है? उस दिन तक नहीं हुई थी, अब पैदा हो गई होगी। बाकी ओवर टू राजू भाई। सर लंबा जवाब चाहिए, हमारे दर्शक आपको देर तक सुनना चाहते हैं, मैं एकदम डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लंबा जवाब चाहिए। जरूर जी। सर ऐसा है कि हमारे यहाँ पर कोंकण में, जहाँ मैं पैदा हुआ और बहुत सालों तक रहा, वहाँ आम का सीजन है और आजकल के दिनों में सिर्फ आम बिकते हैं वहां पर। तो आम बिक रहे हैं यहाँ पर भी और वहां पर भी बिक रहे हैं। लेकिन ये आम जब आदमी पार्टी बनी थी तो आम होने वाले थे, लेकिन ये खास निकले। इसलिए अगर आम होते तो बिकते नहीं सर, वो आम नहीं। बस एक मिनट में आपको टोक नहीं रहा हूं, आपसे जानना चाहता हूं, आपके यहाँ आमदार कहते हैं ना? हाँ, विधायक को। जी जी, हाँ, यस, आमदार कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव वो होता है, इसलिए आमदार कहते हैं विधायक को। तो आम आदमी पार्टी का कोई आम नहीं रहा। और हालांकि मेरा जो इसमें आपने जो जिक्र किया, मैंने कई बार बोला भी है इसमें, लेकिन मैं विदेश में था किसी काम से। एक्चुअली मैं कांस में गया था, मिपकॉम होता है वो टेलीविजन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा समारोह।
तो वहां से मैं ब्रेटिस्लावा गया, स्लोवाकिया की जो कैपिटल सिटी है। तो वहां पर अन्ना हजारे का फोन आया, और तब ये दिल्ली का आंदोलन खत्म हो चुका था, और दिल्ली के आंदोलन का जुनून मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इससे मेरा नाता इस तरह से जुड़ जाएगा। मेरा एक्चुअली मैं इस बात से थोड़ा वो था कि सावधान था कि इसमें जो लोग हैं, यानी जो मैंने कई लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उनके बारे में मैं थोड़ा वो था। और मेन तो दिल्ली के आंदोलन में एक तो अन्ना का धावा लगा था, और छोटे छोटे बादाम, और वो शक्कर होती है ना, खड़ी शक्कर, वो बड़ी वाली शक्कर, वो ऐसे छोटे पैकेट सबको बांट रहे थे। मैं यहाँ से मिस्री, हाँ, हमारे विदेश यूपी में मिस्री कहते हैं उसको। हाँ, मिस्री। तो विदेश गया, उससे पहले मैं देखा था वो। उसी वक्त मुझे ऐसा मन में आया कि ये आइडिया कोई भी लेफ्टिस्ट नहीं कर सकता। इस कांग्रेस की तो सरकार थी, सेंट्रिस्ट तो कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ संघ वाले दे सकते हैं इस तरह से बादाम, मनुका, ये सब चीज, और ये धाबा वाबा लगा के सब खाने पीने की व्यवस्था, ये सब संघ का हो सकता है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहां पर अन्ना हजारे ने जब मुझे कहा कि ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, और चूंकि मैं थोड़ा अकेला पड़ गया हूं, तो हम वापस आया। मैं जब तो पुणे गया और वहां पर अन्ना के गांव में गया, लाड़ेगंज सिद्धि, तो अन्ना ने कहा कि ये जो 4 लोग हैं, और तब आपको विश्वास रखिए, फोटोग्राफ है उसका मेरे ब्लॉग पे, आप जाके वो फोटोग्राफ मैं आपको भेज भी सकता हूं, आप दिखा भी सकते हैं। उनके गांव में गया तो कोर कमेटी, उन्होंने पहली बात मुझे कही, राजू मुझे ये कोर कमेटी की भंग करनी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल थे, प्रशांत भूषण थे, मनीष सिसोदिया थे और किरण बेदी थी। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं, मेरे हाथ में थोड़ी है कोर कमेटी, और आपने जो आंदोलन किया वो भी तो मेरे हाथ में नहीं है। तो आंदोलन से सीधा संबंध मेरा वैसे नहीं था। तो तब अन्ना ने कहा कि लेकिन मेरी बात ये लोगों तक पहुंचने नहीं देते, और यहां तक खबर थी, यानी अन्ना की बात से मुझे ये पता चला कि इन्होंने पूरी तैयारी की थी केजरीवाल कंपनी ने कि अन्ना शहीद ही हो जाए अनशन में, और उसके बाद उनका शहीद शहादत को दिखाकर केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहता। दिल्ली का मुख्यमंत्री तो उसका सपना था ही, वो बाद में बना भी। कांग्रेस तो हमेशा की तरह हर गलत काम में अपना हाथ बटाती है, वैसे काम उसमें भी बटा है। तो वो काम से पहले वो सोचा था, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग बीच में थे, विलासराव देशमुख थे, बहुत सारे अन्ना के जो करीबी थे, यानी यहाँ के महाराष्ट्र के, वो वहां पहुंच गए, और कैसे ऐसे करके वो त्रेहान के अस्पताल तक अनशन छुड़वाया, फिर त्रेहान के अस्पताल में पहुंच गए। और आपको याद होगा सर, मैं नहीं था यहाँ पर, लेकिन अन्ना ने मुझे बताया कि वो त्रेहान के हॉस्पिटल को से भी रात को मेधा पाटकर की मदद लेके भाग गए, ताकि उनको डर, अच्छा। हाँ, अस्पताल से भी केजरीवाल कुछ भी करा सकता है, उनकी शहादत हो सकती है। तो केजरीवाल एक नाकामयाब मोदी है, ये आप समझिए पहले, और हमें कामयाब केजरीवाल मिले हैं प्रधानमंत्री के रूप में, जो मोदी हम जिनको कहते हैं। तो ये उसी वक्त मुझे पता चला था। लेकिन मैं फिर हजारे साहब के साथ बात हुई लंबी, तो बोले कि देश की सारी जनता को, युवाओं को, सारे मिलिट्री के जनरल्स है, जो प्रशासक है, उनको आना चाहिए आंदोलन में। ये देश का लोकतंत्र अच्छा बनाना चाहिए, लोगों के हाथ में होना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं थी। तो मैंने कहा अन्ना, इसका एक ही रास्ता है, और अब टेक्नोलॉजी की वजह से आसान रास्ता है कि हम लोग ब्लॉग तैयार करते हैं। तो हमने ब्लॉग तैयार किया, अन्ना हजारे सीड्स, और वो ब्लॉग मैं लिखता था इंग्लिश में। तो अन्ना पहले क्या करते थे, अचानक मौन में चले गए। वो अन्ना भी तो ये देखिए, ये देश जो गुलामी में गया ना, उसमें हर जो नायक और नेता रहा है ना, वो कायर है। अन्ना कायर है, अरविंद कायर है, आप मोदी जी को देख रहे हैं, फिर ये सारे लोग कायर है। दूसरे देखिए, अरविंद केजरीवाल को तानाशाही नहीं चाहिए, किसकी? मोदी की। लेकिन अरविंद की तानाशाही को उसको वो चाहिए, उसको उसकी पार्टी के लोगों को पूछ के देखिए, हर किसी को तानाशाही से, यानी अन्ना भी तानाशाही के खिलाफ थे, अरविंद के, अन्ना को अन्ना की तानाशाही चाहिए थी। लेकिन ये सारी बात की बात है। मैंने जो तानाशाही पर किताब लिखी है, उसमें ये लिखा है कि अपनी अपनी तानाशाही सबको पसंद होती है। हाँ, हमें दूसरों की तानाशाही से दिक्कत होती है। एब्सोल्युटली। आप देखिए कि यहूदियों का जो एंटीसेमिटिज्म से संहार किया हिटलर ने, तब
यहूदियों का जो कहना था, नेतन्याहू जब फिलिस्तीन में संहार कर रहा है तो हिटलर से कम बर्बर नहीं है वो। तो वो ये सोच नहीं रहा है कि ये तानाशाही गलत होगी अगर किसी के दूसरे के हाथ में सत्ता जाती है, जो हो चुका है इतिहास में। तो तानाशाही की ये साइकोलॉजी मेरी कभी समझ में नहीं है। खैर, वो तो अण्णा का ब्लॉग शुरू हो गया। जैसे ही ब्लॉग शुरू हो गया, आपको मैं बताता हूं, और ये बहुत आज के दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर एक बार बताना सर। अरविंद केजरीवाल, आज जब प्रशांत भूषण साहब, मेनली अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी और मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण साहब थोड़े तटस्थ लगे मुझे, वो इनमें हड़कंप मच गया सर। वो सीधा रालेगन सिद्धि आ गए, और वो तब तक अण्णा ने मौन रखा था। और जो भी है ना, जब पत्रकार आते थे मेरी तरफ उंगली करते थे, तो एक्चुअली उंगली वो मेरी तरफ सर, उसे उन्होंने तो मैं मुझे बोलना पड़ता था। तो अरविंद मेरा दुश्मन हो गया मन ही मन से, दिखाता नहीं था। तो ये लोग सब आ गए, कोर कमेटी के लोग, और अण्णा ने लाइफ में पहला अच्छा काम किया, वो ये कि उसने पहली बार मुझे मराठी में ब्लॉग लिख के दिया, नीचे किशन हजारे सिग्नेचर करके, और जिसमें उसने किया था वो मैंने डाला है, वो मेरे ब्लॉग पर भी है, rajuparulekar.wordpress.com पे, कि मैं कोर कमेटी का भंग करने जा रहा हूं और ये सब ये करने जा रहा हूं, वो सब। तो ये चारों आके बैठ गए रालेगन सिद्धि में। शायद मुझे लगता है वो तारीख थी 30 अक्टूबर 2011, और उस मीटिंग में मैं भी बैठा था। सामने आप देख रहे हैं कि आलू के पकोड़े भी है, उस तस्वीर में आप देखेंगे, वो बहुत स्वादिष्ट है सर। कसम से कहता हूं मैं, ऐसे आलू के पकोड़े बाद में मैंने 15 साल बाद में भी नहीं खाए। तो उस वक्त अरविंद ऐसे बैठे देखो गुस्से से। अब वो पूरी वो फोटोग्राफ देखने लगे, मैं आपको भेज देता हूं। तो अब ये लोग चारों रूठ गए थे मेरे ऊपर। किरण बेदी तो मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो गई थी कि बार बार बोले थे, आप ऐसे कैसे कोर कमेटी का भंग कर रहे हैं। मैं बोला, मैं कहाँ कर रहा हूं भाई, अण्णा कर रहे हैं, वो मौन में है। तो अण्णा बोले, मैं मौन में हूं लेकिन बाहर के लोगों के लिए आपसे बात कर सकता हूं। तो बोला, वाह 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 वाह। तो वहां हम लोग एकदम पूरे आजादी से और मजे से बात किए। अण्णा ने पूरी बात बताई, और इससे पहले भी एक वाकया हुआ था और वो भी कहने लायक है। अण्णा का ये पहला मौन ऐसा वो छोड़ना, वो ऐसा नहीं था। एक बार तब मेरे घर में पूरा तांता लगता था पूरे नेशनल टीवी का, क्योंकि मैं ही एक था कि जो बोलता था अण्णा की तरफ से। इसीलिए हम लोग आपको जानते थे। हाँ, तो बात ये हुई कि यहाँ पर वो आशुतोष क्या चैनल कोई था ना, वो तब वो टीवी 7 न्यूज कुछ ऐसा नाम का, ये आप पार्टी में चले गए, वो जहाँ भी सत्या न्यूज चलाते आशुतोष, हाँ उनका चैनल था वो। तो बहुत ही प्रेरित हुए थे, उन्होंने मेरा इतना अपमान किया है उस वक्त कि मैं सोच नहीं सकता। उन्होंने रजत शर्मा ने अण्णा का विभीषण कौन नाम का एक प्रोग्राम भी किया था मेरे ऊपर। खैर, ये सारी बातें बाद में हुई, लेकिन इससे पहले तो वो वहां का रवि अंबेकर करके बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है महाराष्ट्र के, तो मेरा दोस्त है। आशुतोष जी से मेरी कई मुलाकातें हैं, कई कार्यक्रमों में साथ रहे हैं, मुझे बेहद बैलेंस आदमी हमेशा लगे हैं, लेकिन उस समय का अपना पागलपन था सबका। हाँ, यानी पागलपन, यानी उन्होंने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया, जबकि उनका अपना रिपोर्टर जो रवि अंबेकर था, वो मेरा दोस्त था, वो कह रहा है कि राजू सच बोल रहा है यार, अण्णा ने लिख के दिया है उसको, तू अण्णा पे मत जा। तब भी उन्होंने लाइव में सर मेरे ऊपर आरोप किए कि तुमने कांग्रेस से पैसे लिए, ये वो सब कुछ भी बोला हो। उसके बाद खैर वो जाने दीजिए, वो बातें अब इतिहास हो चुकी है। वो खुद पार्टी चले गए, नहीं, उनका अपना सबक उनको मिल गया है सबको, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन एक बार ये हुआ, मौन की बात करें तो एक बार रवि अंबेकर आ गया, बहुत सारे पत्रकार उसके पीछे कैमरा लेकर आ रहे थे, लेकिन रवि पहले आ गया। मेरी बेटी तब छोटी थी, मेरा फोन यहाँ पड़ा था और मैं बाहर के रूम में बैठा था। बेटी पर याद आया कि राजू पारुलेकर आजकल बिटिया के साथ जबरदस्त पॉडकास्ट कर रहे हैं, और खास तौर पर जो बेटी के बाप हैं उनको वो जरूर देखना चाहिए, दुनिया कैसे बदलती है और बेटियां बाप को कैसे ग्रिल करती हैं। मजा आता है मुझे तो देखने में। मैं अक्सर रात को उसको एक तरफ फोन रख देता हूँ, कान पे लगाता हूँ वो ईयरफोन और आराम से सुनता हूँ, बहुत मजा आता है जी। थैंक यू सर। मैं प्रियंका को भी बताऊंगा आपके बारे में, आपने जो ये बोला है वो देखेगी भी। खैर, वो उस वक्त वो दौड़ते हुए मेरे पास आई, उसने बहुत बड़ा भांडाफोड़ की और मेरा फोन देती है और बोलती है कि अण्णा तुमसे बात करना चाहते हैं। तो रवि अंबेकर गूढ़ हंसा और बोला, अण्णा का मौन चल रहा है लगता है।
तो मुझे मालूम था अन्ना का क्या मौन है। तो उन चारों के सामने भी अन्ना ने बात करा एकदम आराम से। बाहर दुनिया में एकदम हाहाकार मचा था, पूरा देश तिलमिला गया था कि अन्ना जैसे, गांधी जैसे आदमी, अन्ना जो मौन में चले गए हैं हमारे देश के खातिर, ये वो सब कुछ नहीं। अंदर सारी बातें अलग ही हो रही थी सर। और तब मैंने, ये लोग मुझे अरविंद केजरीवाल और मेनली किरण बेदी मेरे ऊपर ऐसे गुस्सा करें कि उन्होंने ठान लिया था, मेनली अरविंद केजरीवाल ने, कि मुझे सबक सिखाना है। लेकिन मैंने कहा कि भैया ये देखिए मेरे पास लिखित है, जो अन्ना ने बोला वो लिखित है, मराठी में, आप मराठी पढ़ सकते नहीं है, मैंने बस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लगाया उसको, तो आपको मेरे ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने उनका, तो फिर अरविंद ने ये सवाल किया कि अन्ना हजारे से ये शुरू क्यों किया तुमने? मैंने कहा यार उनकी मर्जी है, लोकतंत्र है, तानाशाही थोड़ी है, आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो। तो फिर प्रशांत भूषण इस बात पे थोड़े वो नर्वस हो गए थे, मुझे याद है आज भी। मुझे उस वक्त भी लगा था कि प्रशांत भूषण इन सब में कमजोर कड़ी है, तो और वो इससे कन्विंस नहीं है कि ये तानाशाही जो चल रही है उससे। तो खैर वो बात रही। और कमजोर कड़ी है जो इनसे, मतलब कहने का मतलब कि सबसे मजबूत हैं वो, जो ये सबसे बर्दाश्त नहीं कर मजबूत है पाएंगे। एक्चुअली लोकतंत्र के लिए, वो उनके लिए उनके मन में आस्था, ये पता चल रहा था। तो उनको ये नौटंकी सब ठीक नहीं लग रही थी एक्चुअली, मैं जो बोल रहा था उससे वो थोड़े सहमत लगे मुझे। तो फिर क्या हुआ सर, दूसरे दिन, उसी दिन रात को इन्होंने अन्ना को रातों रात उठाया। एक्चुअली अन्ना मेरी गाड़ी से आए थे उस मीटिंग के लिए, वो गाड़ी की वो सारी फुटेज है। तो इन्होंने उठाया और दिल्ली लेके आया, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी अन्ना की। और विक्रांत यादव नाम का एक पत्रकार है, आज भी जर्नलिज्म करते हैं वो, तब वो टीवी 18 में थे, यानी वो जो अब मुकेश अंबानी साहब ने खरीद लिया, राजदीप वाले चैनल में। उनसे अरविंद ने सवाल करवाया अन्ना को कि राजू बोल रहा है कोर कमेटी की भंग करने वाले हैं। तो अन्ना ने ना पहले क्या किया, पहले ऐसा अन्ना को कम सुनाई देता है तो उसका फायदा उठाया उन्होंने, अन्ना भी चालाक कम नहीं है, तो उसने बोला हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। तो वो फुटेज आप देखेंगे तो अरविंद बोलते, और उस लाइव में ये सब हो रहा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब मैं आशुतोष के सामने लाइव था मेरे ऑफिस से, जैसे हम लोग अभी है। तो वहां पर जो हो रहा है उसके बाद इज्जत उतारना शुरू कर दिया आशुतोष ने मेरी। तो अन्ना के कान में अरविंद ने बोला वो पूछ रहा है राजू के बारे में, तो इसका मतलब पहले से बताया कर रखा है। तब अन्ना ने पूरे देश के सामने ये बोला कि राजू हवा में बात कर रहा है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। हाँ वाह, उससे दूसरे दिन मैंने अन्ना का ओरिजिनल लेटर सार्वजनिक कर दिया, और मैंने उसके साथ अपनी टिप्पणी लिखी है 2011 में, ये आंदोलन एक नासूर है और ये संघ प्रणीत है, और अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से आरएसएस के साथ मिला हुआ है, और अरुण जेटली इस आंदोलन के शिल्पकार है, और विवेकानंद फाउंडेशन। ये उस वक्त मैंने लिखा सर, वो 2 नवंबर 2011 का ब्लॉग था मेरा। और उस वक्त मेरे साथ सबकी दुश्मनी हो गई, आशुतोष, प्रशांत जी, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल बहुत दुश्मन हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की खासियत यही है कि एक फोन किया उन्होंने अन्ना का ख्याल रखो राजू, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैंने बोला ठीक जरूर रखूंगा भाई, उनको जो चाहिए था वही कर रहा था मैं, तो आप भी आए बीच में, इतना अपमान हुआ, बहुत सारी हुई। लेकिन उस दिन से आज तक मैंने ये हमेशा कहा है कि केजरीवाल का आंदोलन, जिसमें मैं था नहीं, पूरी तरह से संघ का आंदोलन था, और जो संघ से निकले थे वो संघ में गए। तो राघव चड्ढा गलत है ये कहना गलत है। राघव चड्ढा इसलिए गलत है क्योंकि उस आंदोलन से डायरेक्ट वो संघ में नहीं गया, वो बाद में मिला, और बहुत सारे जो सेठ लोग हैं वो बाद में मिले। और अरविंद ने जो कहा था उस वक्त, अरविंद क्या कहते थे आपको याद होगा, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। उन्होंने बच्चों की कसम तो 3 बार ऐसी खाई है सर, मैं अपनी बच्ची की कसम ऐसे खा नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल जितना बड़ा झूठा आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। मैं आज भी ये कहता हूं कि मुझे कोई भी पूछता है कि आपको लगा था क्या मोदी जी का शासन इस तरह से 14-12 साल आएगा और इस तरह से भारत लोकतंत्र खत्म होगा, मैं कहता हूं कि मुझे नहीं लगता है। लेकिन मुझे इससे बुरा लगता अगर केजरीवाल का शासन आता, क्योंकि केजरीवाल को मैंने जिस तरह से देखा है ना सर, वो जिस तरह का शातिर झूठ है आदमी,
तो राघव चड्ढा ने जो किया वो नहले पे दहला है। ठीक है राजू भाई, मैं एक बात कह सकता हूं, जिंदगी में बहुत थोड़ी सी चीजों के लिए मुझे गुरूर है कि कुछ चीजें मैंने जिंदगी में सही की, बाकी तो गलतियां होती ही हैं। जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था उसके तीसरे दिन मैंने एक लंबा आर्टिकल लिखा था, और इस आंदोलन के 6 महीने बाद फिर एक लंबा आर्टिकल लिखा था। समयांतर नाम की एक पत्रिका हिंदी के लोग जानते हैं, निकलती है, उसमें वो आर्टिकल छपे थे। मैं आज तक अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला, और जानबूझकर नहीं मिला। दिल्ली में हूं, मिल सकता था, बहुत तरीके हो सकते थे। आशुतोष से मैं तब मिला जब वो पार्टी से अलग हो चुके थे, और बाकी दिलीप पांडे को छोड़ के आम आदमी पार्टी की, या संजय सिंह को छोड़ के आम आदमी की पार्टी के किसी नेता से मेरी कोई मुलाकात नहीं है। और उसी समय मुझे ये लग गया था, जितनी बातें आप कह रहे हैं, सिर्फ जो बाहर का नाटक मैं देख रहा था उससे मेरे समझ में आ गया था कि ये बातें हैं। दूसरी बात रही बेटी की कसम की बात, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई कसम सिर्फ अपनी खाओ, अपने कहे के लिए तुम जिम्मेदार हो, अपने कहे के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। हालांकि कसम वसम कुछ होती नहीं है, ये लोग हमसे ज्यादा नास्तिक हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं वो शेर की पहुंचे वहीं पे खाक जहां का खमीर हो, असल में वहीं के लोग जो थे आपने वहां लिखा है राघव सही चड्ढा है। वाले जी, राघव चड्ढा वाले मामले में आज जय हिंद का एक वीडियो आया है। देखिए, जय हिंद भी कभी एकदम इनके सिपाही हुआ करते थे, और उनका एक वीडियो आया है ANI पर, वो वीडियो हम दिखा देते हैं। ये राघव चड्ढा जो हैं ये केजरीवाल के मालदार और राजदार हैं, और असली जो झगड़ा है जो पंजाब और दिल्ली से जो उगाही की गई थी उसकी लड़ाई है। जो माल उगाही करके सिंगापुर पहुंचना था वो इसको इंग्लैंड लेके चला गया था, और इस दौरान इसको दिल्ली में मुर्गा बना के पीटा गया था, और उसके बाद इसको चंडीगढ़ में जो गुप्त कोठी है वहाँ पे पीटा गया था। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ये पैसे का है और भ्रष्टाचार का है, और कुछ मामला नहीं है। तो मैं ये कहूँगा जो आज उसने कल वीडियो डाली थी कि मैं दरिया हूँ सैलाब आएगा, तो सैलाब ये रोया था बेचारा, इसकी आंख पे चोट लगी थी जब इंग्लैंड में जाकर इसने ट्रीटमेंट कराया था। इंडिया में तो इसकी आंख पे इतनी चोट लगी थी कि ट्रीटमेंट भी नहीं था, इसकी दोनों आंखें नीली हो गई थी। और ये पूरा का पूरा आज जो वीडियो आया है उसमें वो बता रहा है कि भाई मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। तो घातक फिल्म से वो मैसेज देना चाह रहा था कि केजरीवाल कातिया है और वो काशीनाथ है। तो इसलिए मैं कहूँगा, हे राघव गांडी उठा, और जो माल की उगाही की थी वो बता, जो किसके लिए उगाही की थी। पंजाब के अंदर IAS IPS की पोस्टिंग, ट्रांसफर, ठेके, सारा का सारा मामला यही दिखता। तो उस टाइम पे केजरीवाल इनके साथ कौन सी रिश्तेदारी निभा रहा था, कौन सी रिश्तेदारी बना रहा था। और जब ये उसके बाद जो हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर प्रणीति चोपड़ा रही है, उसकी शादी होने के बाद इसके सारे के सारे उल्टे लगे। तो इसलिए मैं कहूँ लोगों को बताना चाहिए इनको, और इनका नार्को टेस्ट करवा लो, दोनों का पता चल जाएगा, सच्चाई यही है। और दूसरी चीज़ों को मिसगाइड करके गुमराह लोगों को किया जा रहा है, असली लड़ाई ये है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि पैसे की बंदर बांट के लिए सारा काम हुआ है, मार पिटाई हुई थी, राघव चड्ढा को पीटा गया था, पंजाब से जो पैसा कलेक्ट किए थे वो सिंगापुर कहीं लेके जाना था, लेकिन लंदन लेके ये चले गए, और उससे अरविंद बहुत नाराज था, मार पिटाई हुई थी, इसका इलाज कराने वो गए थे, वगैरह वगैरह। अब देखिए कितना सही है कितना गलत है हम नहीं जानते। स्वाति मालीवाल ने भी इसी तरह की बातें की थी कि उनके साथ मार पिटाई बदतमीजी हुई थी जब वो घर से निकली थी। इसके अलावा भी आप जानते हैं, यहां पर नाम लेने की जरूरत नहीं है, कि कई सीनियर लीडर्स के साथ ये हुआ है। कहा गया है, हम लोग तो वहां थे नहीं, लेकिन ये कहा गया कि गाली गलौज की गई, धक्का देके ऐसे लोगों के साथ जिनके मुंह से कभी किसी ने बदतमीजी की कोई एक बात नहीं सुनी है, जो विरोधियों से भी बहुत मीठा बोलते हैं, उनके बारे में भी सुना गया कि बदतमीजी हुई, गाली गलौज हुआ, सब कुछ हुआ। आप उंगली दिखा रहे हैं तो मैं चुप हो जाता हूं। आप बोलिए, आप समझ गए, आप समझ गए। राजू अशोक की जोड़ी का ये तो है ही कि हम समझ जाते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात मुझे दरअसल मैं जोड़ना बस ये चाह रहा था कि आपके साथ जो बदतमीजी हुई वो अभी एक लेवल की थी क्योंकि आप अंदर नहीं घुसे हुए थे। बाकियों के साथ क्या नहीं, मैं आपको बताता हूं। पैसे के ऊपर से अन्ना के गांव में झगड़ा हुआ था सर। अन्ना का ये कहना था मेरा इमेज यूज करके आपने पैसा कमाया है, उसका हिसाब दो। और केजरीवाल का कहना था सारा संगठन, सारा ये हमें संघ ने मदद की है, जेटली ने मदद की है, विवेकानंद फाउंडेशन ने मदद की है, सबका हिसाब किताब होगा, आपको ऐसा नहीं दे सकते। इसलिए इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की कोई RSS का जो स्टाइल है वही, कोई रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आप चेक करिए, ये नाम था। ऐसा कोई संगठन तो अन्ना के पास कोई चारा नहीं रहा, पैसा नहीं मिला उनको। वो 4 करोड़ रुपए की यानी ऐसे कुछ रकम की मांग कर रहे थे। ये एक लेवल का है। मैंने एक और भी देखा है कि स्वाति मालीवाल उस जमाने में बहुत, यानी वो मुझे लगता है वो अरविंद की रिश्तेदार भी है कुछ, तो बहुत करीबी हुआ करते थे। और एक रिश्तेदार तो नहीं है,
हाँ रिश्तेदार तो नहीं है, रिश्तेदार हाँ, नहीं तो है। रिश्तेदार नहीं थे लेकिन करीबी थे। लेकिन उस वक्त मुझे याद है, आपको आश्चर्य होगा सर, कांग्रेस की नाकामी के रहस्य मैं कई बोल सकता हूं इसमें। कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, जबकि स्वाति मालीवाल और इन लोगों ने एक हमारे दोस्त की पिटाई की, तब अच्छा। डीसीपी, हाँ हाँ, इन लोगों ने पूरी, यानी इनकी पिटाई करने का तरीका पूरा, इसमें कोई शक मत करिए कि ये लोग पिटाई करते पैसे के ऊपर से। और तब कुमार विश्वास भी इनके साथ थे, और कुमार विश्वास भी इस सारे गिरोह के सदस्य थे। और ये माराई कुटाई और पैसा का मामला जो है उसमें वो कथावाचक कवि बन के एकदम वही सब बताते थे, जो ना खाता ना वही, दिग्विजय सिंह साहब ने पहली बार बोला था, ना खाता ना वही, जो अरविंद कहे वही सही। तो वो हिसाब था उनका। तो स्वाति मालीवाल की और इसकी सामने एक पिटाई एक की उनके लोगों ने की। तब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी, और भी परिवर्तन नाम का कोई संस्था थी शायद वो, और भी एक दो संस्थाएं जुड़ी थी। एक बाहर से फंड्स भी आता था सर। इन्होंने क्या किया मालूम है आपको? एफसीआरए जो बाहर से फंड आता है वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते, वो इन्होंने यूज किया, जिसके लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती थी। आज की तारीख में सोचिए आप, मोदी सरकार क्या कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ अंदर नहीं कर किया। देते सीधे। हाँ, लेकिन आपको इससे आगे मैं एक बताता हूं कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार होने के बाद, और जबकि अहमद पटेल वहां बैठते थे दिल्ली में, अहमद भाई को मैं एक बार रात को मिल चुका हूं, ये मारा, किसी के अपमानजनक तरीके से मारा, फिर भी डीसीपी ने कंप्लेंट एफआईआर केजरीवाल और कंपनी के खिलाफ लेने से इनकार कर दिया। इतनी इनकी दिल्ली में दहशत थी। तो कांग्रेस की सत्ता जाना तय था सर, उसी वक्त मुझे पता चला। उसके बाद वो कौन सा होटल है, उसमें इनकी मीटिंग हुई कांग्रेस के लोगों की, और इनकी अजय माखन थे उस मीटिंग में, और भी एक वो सरदार है वो भी थे कांग्रेस की तरफ से, और उनकी तरफ अरविंदर से सिंह लवली। अरविंदर सिंह लवली। और अब तो वो भाजपा में है। हाँ, ये सारे लोग मिलके मीटिंग करके कांग्रेस और इसका गठबंधन सरकार आई अरविंद की। तो अरविंद ने वो कोई फिल्मी गीत गाया वहां पर, वो देख के आशुतोष रोए, उनके आंख डबडबाई। ये सारा नौटंकी जो है वो कई लोगों की मारपीट पे, और कई लोगों के पैसे जो गबन किए थे, और विदेश से जो फंड्स आए थे। और आपको मैं एक और बात बताता हूं सर, हम लोग आज बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं राहुल जी कि मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सर ये भी यूएस के जो यानी डीप स्टेट है, इनसे रिलेटेड थे। इसके ऊपर हमने आर्टिकल लिखे हैं मैंने खुद, लेकिन कांग्रेस ने इसका कोई जिक्र नहीं, इसका वो नहीं किया, कॉग्निजेंस नहीं लिया, और अंततः शीला दीक्षित जी की सरकार चली गई और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। और वहां से लेके जो सफर है वो देखिए, रेखा गुप्ता की सरकार जो बीजेपी ने लाई, मैं नहीं मानता कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन से सरकार आई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ भी किया गया हो तो वो सही है, क्योंकि वो भी कोई शकुनी का द्यूत ही खेल रहा था। यहाँ कोई चाणक्य नहीं है सर, इनमें सब, यानी एक तरफ अगर आप अमित शाह को रखे, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को, तो दोनों द्यूत खेल रहे हैं, कोई ये शतरंज नहीं खेल रहा है सर। तो जो द्यूत का मतलब जुआ होता है, मैं हिंदी के दर्शकों के लिए बता दूं, द्यूत का मतलब जुआ होता है। हाँ, महाभारत में जो खेला गया उसको जुआ, यानी जिसपे द्रौपदी को लगाया गया, यहाँ दिल्ली को लगाया गया। और अरविंद केजरीवाल जो शाही तरीके की जीवन शैली में जी रहे हैं, उसी को विरोध करके उन्होंने सारा आंदोलन खड़ा किया था, और वो नहीं करेंगे इसलिए बच्चों की कसम खाई थी। इससे झूठ क्या हो सकता है सर? उन्होंने कहा था मैं छोटी गाड़ी में रहूंगा, वो मफलर मैन बन के घूमते थे, वैगन आर लगाते थे। कहाँ गया वो? आज पंजाब में क्या है उनका? आप देखिए पंजाब में उनका घर है कि नहीं। दिल्ली में भी उनको अलर्ट हो गया, दिल्ली में भी सरकार ने अलर्ट कर दिया, कल ही अलर्ट किया है। एक तरफ उनको मकान अलर्ट हुआ, एक तरफ राघव चड्ढा का बयान आया। और आपको मैं एक बात बताऊं, अंततः आरएसएस, बीजेपी और केजरीवाल और उनकी आप पार्टी अलग नहीं है। ये इंडिया गठबंधन जब बना था तब से मैं कह रहा हूं, मैं दो लोगों के लिए हमेशा कह रहा हूं, शरद पवार साहब और अरविंद केजरीवाल, ये दोनों इंडिया गठबंधन के नहीं है, ये दोनों बीजेपी के साथ है, और उन्होंने अलग अलग टाइम पे बीजेपी को मदद की है। केजरीवाल भी मैं जेल आपको एक बात बताऊं,
राजू भाई एक बात बताऊं, जोड़ लीजिए तो हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार खबर आ रही है। कल कई लोगों ने लिखा और एक जिम्मेदार आदमी का कम से कम मेरे पास फोन भी आया कि और उस समय भी मुझे किसी ने यह बताया था कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के गठबंधन की बात चल रही थी और इनकी तरफ से बात करने के लिए राघव चड्ढा और संदीप पाठक को लगाया गया था। अब उस समय भी मुझे यह कहा गया, मैं थोड़ा सा मैंने कहा कि यार आप लोग समझौता कर लेते तो कितना अच्छा होता, हरियाणा हाथ से निकल गया। तो मुझे बताया गया कि ये लोग जब समझौता करने गए थे तो ऐसा लग रहा था ये लोग बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो सीटें जीतने वाली थी या कांग्रेस की जो पक्की सीटें थी वो अपने लिए मांग रहे थे और कुल मिलाजुलाकर ऐसे बात कर रहे थे कि समझौता कुल मिलाजुलाकर ना हो पाए। संदीप पाठक, राघव चड्ढा आज दोनों भाजपा में है। तो जो आपने कहा बस मैं उसी में जोड़ रहा हूं कि कितने खेल किए गए हमको खुद नहीं पता है। महाराष्ट्र में क्या क्या खेल हमारे सीनियर पवार साहब ने किए हैं हमें नहीं पता। नहीं सर, वो नागालैंड से लेके हर जगह पर किया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट करने से पहले 2014 में शरद पवार साहब ने सपोर्ट किया है बीजेपी की गवर्नमेंट को। तो उद्धव ठाकरे बाध्य हो गए बीजेपी के साथ आने के लिए। 2014 की बात है, राज्य की जो सरकार आई, ये देवेंद्र फडणवीस साहब की पहली सरकार। तो वो उनकी तो मैं लिस्ट बता सकता हूँ शरद पवार साहब की, लेकिन खैर अब वो उनका तो क्या ही बताएं। लेकिन आज हमारा विषय अरविंद केजरीवाल जी का है, तो मैं ये कहता हूं कि उनकी जेल गए हैं वो मनीष सिसोदिया और अन्य कई लोग, वो भी मैटर जो है ना सर, वो पैसे का है, वो पावर शेयरिंग का है, वो अपनी अंदर की जो झगड़े हैं वैसे हैं। अंदर के झगड़ों में भी मोदी, शाह और उनके गुट में भी और संघ और बीजेपी के गुट में भी अंदर जब झगड़े होते तो लोग जेल में जाते हैं या सीधे इस दुनिया में भी नहीं रहते, ऐसा भी हुआ है। तो ये इनका आंतरिक मामला है, ये देश का मसला नहीं है सर। अरविंद केजरीवाल की पार्टी और बीजेपी और आरएसएस, इनका सारे लोगों का आंतरिक मामला है। सारे डीप स्टेट से जुड़े हुए हैं, सारे धर्मवादी है, अति धर्मवादी है और सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। आपको एक उदाहरण देता हूं, अरविंद केजरीवाल ने महात्मा गांधी की तस्वीर हटाई और दिखावे के लिए वहां भगत सिंह की तस्वीर लगाई, और क्योंकि और बाद में बाबा साहब आंबेडकर, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। आपने देखा, अब मैं बुरा मानेंगे लोग, लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब ने एक शो किया था आज तक पे, बहुत क्रांतिकारी नाम का शो था वो उन्होंने ऐसा दिखाया था उनको, वो खुद पत्रकार है, उनको ये मालूम नहीं था कि 14 फरवरी को भगत सिंह को फांसी नहीं दिया गया था, 23 मार्च को दिया गया था। लेकिन 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन संघ परिवार मानता है कि उस दिन फांसी दिया गया था भगत सिंह को, और यंग जनरेशन वैलेंटाइन डे मनाती है। इसलिए पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भगत सिंह और केजरीवाल बाजू बाजू में फोटो लगाकर आज तक पे प्रोग्राम किया था, बहुत क्रांतिकारी वाला। तो उसका लीक हो गया और बाहर आ गया। तो ये सब मिले हुए थे सर। आज जो रो रहे हैं लोकतंत्र हाथ से गया हिंदुस्तान का, वो सब शामिल थे, वो आग लगाने में सब शामिल थे, और उनका मुखिया था अरविंद केजरीवाल। तो राघव चड्ढा ने जो भी किया, बस बहती गंगा आखिर समुंदर को ही मिलेगी, उसको राघव को भी मालूम है। कल अरविंद आएंगे तब उसको क्या चांस मिलेगा बेचारे को, ये पाठक वाठक को। आज गए हैं तो कुछ तो मिलेगा, अच्छा है। अरविंद को सब मिले हुए हैं जी। अरविंद केजरीवाल का डायलॉग था, सब मिले हुए हैं जी, वही आपने दोहरा दिया कि सब मिले हुए थे। टोपी ऐसी पहन के वायर काटते हुए देखा था ना उसकी तस्वीर, सब देखा है सर, बिजली की। हाँ, हम आप एक ही उम्र के हैं, हम सब ने एक ही टाइम पे सब देखा है, सारा कुछ देखा हुआ है। एक सवाल है, जैसे कुछ लोग हैं उसके अंदर, कम से कम जैसे 3 लोगों का नाम मैं ले रहा हूं आपके सामने, संजय सिंह है, सोमनाथ भारती हैं, दिलीप पांडे हैं। इन लोगों को लगातार देखते हुए लगता है कि ये तो भाजपा में नहीं आ सकते। खासतौर पे संजय सिंह अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ जयपुर में एक कार्यक्रम पे थे, एक ही स्टेज पे थे हम लोग। जिस तरह से वो लगातार आरएसएस पर, कांग्रेस और बीजेपी पर जिस तरह से वो हमला बोलते हैं, पूरी पार्टी में कोई और नहीं बोलता है। इन लोगों का क्या होगा फाइनली, और आम आदमी पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं? ये लोग, मुझे लगता है कि देखिए, संजय सिंह के बारे में तो कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि उन्हें दूसरा कोई चारा नहीं। अगर वो सेक्युलर और जिस तरह से बेबाकी से वो लड़ रहे हैं, उनको कांग्रेस में जाने के सिवाय कोई चारा नहीं। उन्हें अगर अपनी अंतरात्मा की सुननी है और कन्विक्शन से कुछ करना है, तो आज नहीं तो कल उनको कांग्रेस में जाना पड़ेगा। ऐसा कांग्रेस में या सपा में, जो उनको उचित लगे, चूंकि यूपी के हैं तो वो सपा भी चुन सकते हैं, जो भी कुछ भी चुन सकते हैं वो जी। सपा को भी चुन सकते हैं, कांग्रेस को भी चुन सकते हैं।
तो जी। ये संजय सिंह और जिनकी इंटीग्रिटी मजबूत है, वो अरविंद केजरीवाल को देख के वहां ज्यादा दिन नहीं रहेंगे सर। जो जो निकले आम आदमी संजय पार्टी भाई को जितना देखा है मैंने, पिछले 3-4 साल से लगातार फॉलो कर रहा हूं। हमने वैखरी किया था, वहां भी उनको बुलाया था। इसके अलावा कई मंचों पर हम साथ में रहे हैं। या तो वो नाटक करते हुए नहीं दिखते हैं। उनको देखकर समझ में आता है कि इस आदमी का जो कमिटमेंट है वो अंदर से है। बाकी तो पॉलिटिक्स है, कब कौन पलट जाए कौन जानता है। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा हूं सर कि अ, जितने लोग अभी भी क्रांतिकारी या विकल्प मानकर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मेरा इतना ही कहना है कि जब जागो तब सवेरा, और हम्म। सुबह का भूला जब शाम को घर लौटता है उसे भूला नहीं कहते। आप जल्दी लौट जाइए जहां आपको जाना चाहिए देश का एक्चुअल भला करने के लिए। अरविंद केजरीवाल और ये इनकी जो कोर लोग हैं वो देश का भला करने के लिए यहाँ आए नहीं है। उन्होंने जो मूल्य और वो जो सिद्धांतों के बारे में शुरू बताया था, उसके इतने विपरीत वो काम कर रहे हैं, और जब सत्ता में थे तब कर रहे थे, कि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी और उनमें अदरवाइज ऑल्सो कोई, वो बीजेपी राम मंदिर बनाते तो ये हनुमान मंदिर बनाने का वादा करते हैं। और आपको मालूम होगा कि इस मुसलमानों का आंदोलन इतना बड़ा चल रहा था दिल्ली में, शाहीन बाग। शाहीन बाग में, तो एक बार भी अरविंद केजरीवाल वहां पर गए नहीं, अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद। और वो नहीं चाहते कि मुसलमानों के अरे साथ जमात के खिलाफ जो बयान आया था कोविड के टाइम में, जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो अपने आप में हाँ, समझने वाले के लिए बहुत था। एकदम भाजपा की भाषा थी वो। और वो पूरी तरह से सर, उनका पहला आंदोलन आपको तो मालूम ही होगा कि रिजर्वेशन के खिलाफ वाला आंदोलन है। खिलाफ था, अम्बेडकर साहब का बिल्कुल फोटो बिल्कुल। क्यों लगा रहे हो वो लोग? उनको कोई हक बिल्कुल नहीं डॉक्टर बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाने का, जैसा गवई साहब को नहीं, क्योंकि उन्होंने उन्होंने पहला आंदोलन जीवन में जो किया वो रिजर्वेशन के खिलाफ था। अरविंद हम्म। केजरीवाल, लोग जल्दी भूल जाते हैं, इसका फायदा बहुत लोग उठा रहे हैं आजकल। मैं चाहता तो था और लंबी बात की जाए, लेकिन ये वीडियो आज ही जाना है और मैं इसको इसलिए एक शेर के साथ खत्म कर रहा हूं। एक से शुरू किया था, और गवई साहब की आपने बात की, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ गवई की जो तस्वीर आई, मैं गवई साहब भी कहने से अब बच रहा हूं, तो उसको एक शेर याद आ गया कि आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अब आश्चर्य ही नहीं होता है कौन कब पलट जाए, कौन कहां चला जाए, किसकी कहां तस्वीर आ जाए, कौन किसके चरणों में बैठ जाए। राजू भाई, शौक भी नहीं लगता है अब बिल्कुल वही है कि लगता है ठीक है ये भी गए। तो बस क्या बात की जाए, राघव चड्ढा का जाना अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है उन हजारों हजार लोगों का ख्वाब टूटना, जिनको मैंने उस समय देखा था। मैं समझाता था कि ये फर्जी आंदोलन है, मत चलो इसके चक्कर में। लेकिन मेरे बच्चे जो मेरे जूनियर्स थे और जो मुझे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी उस समय। कितने लोगों ने नौकरियां छोड़ी, अच्छी खासी नौकरियां छोड़ी, फुल टाइम काम करेंगे, देश बदलेंगे। और इस जो उनका ये उत्साह था, इसका इसका मैं सम्मान करता था। आज के समय में या 10 साल 15 साल पहले कोई अगर 50,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर आ रहा है और फुल टाइम लग रहा है, तो मैं उसका सम्मान करता था। भले पार्टी से मेरी सहमत नहीं थी, लेकिन उन बच्चों का, उन युवाओं का मैं सम्मान करता था। उन सबका ख्वाब टूटा है। राघव चड्ढा भी जब उस समय आए होंगे तो शायद कुछ पॉजिटिव सोच के ही आए होंगे, और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। सिर्फ ये कह देना कि करप्शन के आरोप में फंस गए, अगर करप्शन के आरोप में भी फंसे हैं तो करप्शन कर कौन रहा था? बिना अरविंद केजरीवाल या पार्टी के जानकारी के क्या करप्शन हो रहा था जिसमें राघव चड्ढा फंस गए? और इसीलिए मेरा सवाल, या मेरा जो उंगली मेरी जो उठती है, राजू भाई की भी जो उंगली उठ रही थी, वो राघव चड्ढा, संदीप पाठक या हरभजन सिंह। सवाल तो ये उठता है ना, आपको हरभजन सिंह ही मिले राज्यसभा भेजने के लिए, आपको लवली इंस्टीट्यूट का मालिक ही मिला राज्यसभा भेजने के लिए, इतने सारे आपके कार्यकर्ता थे, वो आपको नहीं मिले। तो सवाल किस तरफ हम उठा रहे हैं आप समझ रहे होंगे। एक देश के साथ बड़ा धोखा हुआ था, और बाकी तो क्या कहा जाए। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहते जाइए। राजू भाई को आज मैंने इसलिए छेड़ा क्योंकि उनका पुराना अनुभव इन लोगों के साथ है, तो हमने कहा उस अनुभव को एक बार और सुना जाए। हो सकता है कुछ लोगों के समझ में आए, और ना समझ में आए ना आए, क्या कर सकते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही राजू भाई, आप जल्दी दिल्ली आइए, आपसे एक लंबा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है। दर्शकों की डिमांड रहती है कि राजू भाई से 1-1.5 घंटे बात करो, तो इस बार आप आइए तो 1.5-2 घंटे का बढ़िया लंबी बात करते हैं। इतिहास, दर्शन, राजनीति, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, सब बात करते हैं। जी सर, जी सर। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।